नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, तुम लोग क्या निकालोगे मुझे घर से? मैं तुम्हारे घर में अब और नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? चल निकल मेरे घर से। आनंद बहुत ही आक्रोशित स्वर में बोला। प्रेरणा रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मुझे उठा लो, इससे ज्यादा मैं और नहीं सहन कर सकती। तड़ाक तड़ाक, तू क्या सहन कर रही है? तुझसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नरक हो गई। तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। यहाँ माँ बाबूजी मुझे ताना देते रहते हैं और उधर ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आनंद जोर जोर से चिल्लाता हुआ प्रेरणा को मारते और खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज चाची चाचा के वहां मैं कितने दिन रुकूंगी? आपको मारना है ना, मुझे मारो या फिर मार ही डालो, पर प्लीज अपने घर से मत निकालो। प्रेरणा बहुत ही सभ्य परिवार की सुंदर सुशील लड़की थी। वह एक कंपनी में कार्यरत थी। उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय से प्रेम कर बैठी। एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि आनंद ही था। आनंद के घर में दो बड़े भाई जिनकी शादियां हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर आनंद था। उसकी एक छोटी बहन रजनी भी थी। प्रेरणा उसके प्यार में कुछ इस कदर फंसी कि बात शादी तक पहुंच गई है। और आनंद के माँ बाप को प्रेरणा बहुत पसंद भी आ गई थी। उन लोगों ने उनकी शादी करवा दी। प्रेरणा के घर पर उसके चाचा चाची, भाई भाभी और भतीजे थे। उसके माँ बाप की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ उसके चाचा को मिल गया था। भाई छोटा था और प्रेरणा उससे भी छोटी, इसलिए सारा बिजनेस उसके चाचा ही संभालते थे। और उसके भाई के बड़े होते होते ही उसको भी एक छोटा सा बिजनेस उन्होंने करवा दिया था और प्रेरणा को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करवा दी थी। इसलिए अब वह मुक्त हो चुके थे। अब उन्हें ना तो प्रेरणा से मतलब था और ना ही उसके भाई से। उसका भाई भी अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही कार्य करता था। प्रेरणा की तरफ उसका रुझान कुछ कम था, इसलिए प्रेरणा का मायका तो था पर बस नाम का। यह बात प्रेरणा के ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए दो बहुओं का बहुत मान सम्मान होता था, पर सारा कार्यभार प्रेरणा के सर पर था। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, पर कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन वह रोई ना हो। शादी के बाद आनंद का बर्ताव भी बिल्कुल बदल गया था। जो शादी से पहले मीठी मीठी बातें करता था, वह शादी के बाद बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का बन चुका था। दिन रात शराब पीता और खूब अय्याशी करता, पर प्रेरणा कुछ कह देती तो उसकी जान के पीछे पड़ जाता। बेचारी प्रेरणा क्या क्या सपने लेकर आई थी कि जिस प्यार को वह बचपन से तरस रही थी, हो सकता है उसे ससुराल में मिल जाए। पर यहाँ आकर उसे जिंदगी की असलियत पता चली कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास आकर देखा तो वह ढोल फूटे फाटे होते हैं। आज प्रेरणा को आनंद ने राक्षसों की तरह बहुत मारा पीटा, उसके माँ बाप को गालियां दी और चोटी पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी तक ले आया। वह बार बार विनती कर रही थी कि मुझे घर से मत निकालो, भले ही मार डालो पर घर से मत निकालो, पर वह प्रेरणा की बात कतई सुनने को तैयार न था। इसके दो कारण थे। एक तो आनंद के बड़े भाइयों को भर भर के दहेज मिला था, साथ में 4 व्हीलर गाड़ियां भी मिली थी। और आनंद को दहेज तो मिला परंतु 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं मिली। शुरुआत में तो वह भी इन सब चीज़ों के खिलाफ था, पर आए दिन उसकी भाभियां उसे ताने देती रहती और माँ जी के कान भरती रहती। और दूसरा कारण यह था कि आनंद को प्रेरणा पर शक था कि वह उसके ऑफिस के एक एम्प्लॉय रजन के साथ अनैतिक संबंध है। ऑफिस में मीरा नाम की लड़की ने उसके कान भरे थे, क्योंकि वह आनंद को मन ही मन चाहने लगी थी और शादी करना चाहती थी। पर आनंद प्रेरणा से प्यार करता था तो उससे शादी कर ली। शादी के बाद प्रेरणा को ऑफिस जाने की मनाही हो गई। मीरा को पूरा अवसर मिल गया आनंद के कान भरने का और पूरे ऑफिस में प्रेरणा की बदनामी करने का। जैसे ही आनंद ऑफिस पहुंचता था, सब लोग उसे कतराई नज़रों से देखते थे और गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगते। आनंद को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। प्रेरणा ने लाखों बार उससे कहा कि मेरा राजन से कुछ लेना देना नहीं है, पर आनंद उसकी एक न सुनता और ससुराल वालों के सामने उसकी आए दिन बेइज्जती करता। प्रेरणा रोज रोज की बेइज्जती से तंग आ गई थी। आज के दिन उसकी सास ने कहा,
इस कुलच्छनी को घर से बाहर निकाल दो, काम तो इसे कुछ आता नहीं है। सुबह से मैं देख रही हूँ काम चोरी करे जा रही है। शाम होने को आई पर इसका काम नहीं हो पाया, ऊपर से इसका चरित्र भी खराब है। कौन रख ले इस ब्याधी को घर में? फोन करो इसके चाचा के पास, आकर ले जाएं इसको, वरना इसको इसके घर के गेट पर पटकाओ। पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेरणा ने डरते डरते धीरे से कहा। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? भाग्य फूटे थे मेरे बेटे के जो ऐसी कलमुही मिली है। 1 साल होने को आया है, कोई खुशखबरी तक नहीं दे पाई है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करा कर मेरे घर में आ गई। उसकी सास ने दोगुनी आवाज बढ़ाते हुए कहा। माँ जी, इस बार प्रेरणा के स्वर में थोड़ी तेजी थी। आनंद खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था, सो वह प्रेरणा को मारने पीटने लगा और खूब गालियां देने लगा और कहने लगा कि मेरी माँ से जबान लड़ाती है। घर वाले सब इकट्ठा होकर तमाशा देख रहे थे। मासूम सी बेचारी प्रेरणा बेतहासा पीटी जा रही थी। गाड़ी तक आनंद उसे खींचते हुए लाया और गाड़ी में ढकेल दिया। बार बार कहने के बावजूद जब आनंद उसकी बात नहीं सुन रहा था तो अंत में उसने सारी हिम्मत अपनी जुटाई और जोर से गाड़ी का गेट खोला और बाहर निकल आई। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। अब बर्दाश्त की हद हो गई है। मैंने 1 साल तक नौकरानी वाला जीवन जिया, पर अब नहीं। हाँ, जा जा अपने यार के पास, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। आनंद बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। आज तो उसने सच में नीचता की हद पार कर दी थी। मैं चाहे जहाँ जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? इतना कहकर प्रेरणा अंतहीन दिशा की ओर बढ़ गई। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी। बस सुनसान सड़क पर रात के अंधेरों को चीरती हुई बढ़ती जा रही थी। मन में यह बार बार ख्याल आ रहा था कि अब उसे मर जाना चाहिए। तभी अचानक सामने से आ रही गाड़ी की तीव्र रोशनी उसकी आंखों पर लगी। उसकी आंखें चौधिया गईं। उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। गाड़ी उसके पास आ चुकी थी। उसे हल्की सी गाड़ी की टक्कर लग गई थी और वह अचेत सी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी रुकी। उसमें से 2 लोग जल्दी जल्दी भागते हुए आए। ओह नो, आई एम सॉरी। कौन है ये? नवयुवक ने कहा। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? इस बार किसी लड़की का स्वर था। उन्होंने उसका मुंह देखा तो वो सन्न रह गए। ओ राजन, ये तो अपनी प्रेरणा है, वो नवयुवती बोली। राजन ने गौर से देखा। हाँ हाँ प्रिया, तुम ठीक कह रही हो, चलो इसे गाड़ी में ले चलते हैं, राजन ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा। रात करीब 12 बजे प्रेरणा की आंख खुली। उसने अपने आप को एक लग्जरी बेड पर देखा। वह बहुत डर गई। वह उठकर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी कि तभी प्रिया मुस्कुराती हुई हाथ में कॉफी पकड़े चली आ रही थी और साथ में राजन भी। प्रिया ने प्रेरणा की तरफ कॉफी का मग बढ़ा दिया और पूछा, अब कैसी हो माय डियर प्रेरणा? और यह क्या तरीका है रात में सैर सपाटे करने का? अगर कहीं कुछ हो जाता तो? आखिर इतना ही शौक टहलने का है तो दिन में टहला करो, वह भी गार्डन में, सड़कों पर नहीं। इतना कहकर प्रिया हंसने लगी। पर प्रेरणा की तो बोलती बंद थी। वह एकदम आश्चर्यचकित थी कि वह यहाँ कैसे आ गई है, वह भी राजन के घर। यह सोचती हुई कि आनंद उसके और राजन के बारे में गलतफहमी पहले से पाले हुए है तो भविष्य में कहीं इस चीज को सच ही न मान ले। वह बेड से उठने लगी। अरे प्रेरणा, क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर में हल्की सी चोट आ गई है, राजन ने उससे कहा। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, पर तुम दोनों ने शादी कब कर ली? प्रेरणा ने राजन को देखते हुए कहा। जब तुमने मेरा प्यार ठुकरा कर आनंद से शादी की तो मैंने भी तुम्हारी शादी के 1 महीने बाद ही प्रिया से शादी कर ली, बड़े ही गंभीर स्वर में राजन बोला। दोनों ने प्रेरणा को बहुत कस्में दी और इतनी रात गए घर से बाहर निकलने का रीज़न पूछा। बहुत पूछने पर उसने पूरी बात रोते रोते बता दी। यह सुनकर राजन का खून खौल गया। उसने कहा, आनंद को उस हीरे जैसी प्रेरणा की कद्र ही नहीं है। उन दोनों ने उसे अपने ही घर पर रोक लिया और दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने की सलाह दी। प्रेरणा ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वह अलग एक कमरा लेकर रहने लगी, जो कि राजन के घर के बगल में ही था। इधर आनंद के घर उसकी भाभीयों ने तबाही मचा रखी थी। सास ससुर और आनंद का एक भी काम नहीं करती थी और सबने अपने अपने चूल्हे बांट लिए थे। पूरी प्रॉपर्टी भी 4 हिस्सों में बंट चुकी थी। सास और ससुर को कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछता था। आनंद तो बिल्कुल पगलाया सा रहता था। अब वह शराब और अय्याशी सब बंद कर चुका था।
उसी ऑफिस में जाता था। उसकी रोज प्रेरणा से आंखें चार होती थी, पर प्रेरणा उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती थी। राजन ने कई बार आनंद को समझाने की बात की, पर प्रेरणा हर बार उसे रोक देती और कहती कि उस जानवर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन प्रेरणा ऑफिस की सीढ़ियां उतर रही थी कि उसने देखा रोड पर बहुत भारी मात्रा में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वह दौड़कर वहां गई तो उसने देखा कि आनंद का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। उसने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल लेकर गई। उसने ससुराल वालों को सूचना दे दी थी, पर कोई देखने तक नहीं आया। केवल आनंद के माता पिता ही अस्पताल आए। प्रेरणा की नज़रों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे वह, पर प्रेरणा उस समय भगवान से यही दुआ कर रही थी कि आनंद ठीक हो जाए। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल बताई। उसके माता पिता और प्रेरणा सब घबरा गए। प्रेरणा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके ससुर जी अस्पताल से बाहर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र गेट के बगल में ही बने छोटे से मंदिर पर पड़ी, जहां प्रेरणा हाथ जोड़े आंख बंद किए बैठी थी और ईश्वर से यही कह रही थी, भगवान उनको ठीक कर दो, जो भी करना है मेरे साथ करो, पर मेरे सुहाग की रक्षा करो। यह देखकर उसके ससुर उसकी सास को बुला लाए। दोनों लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। मन ही मन में अपने आप को एक अपराधी मान रहे थे। वह लोग सोच रहे थे कि जिस बहू को हमने इतनी रात गए घर से बाहर निकलवा दिया, यह भी नहीं सोचा कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वह आज मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है। हम दोनों से ज़्यादा गया गुजरा तो इस संसार में कोई नहीं होगा। हम लोगों ने अपने हाथों से अपने बेटे की घर गृहस्थी तबाह कर दी। हमने अपनी हीरे जैसी बहू को परखने में बहुत देर कर दी। यह पश्चाताप उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर दोनों लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। प्रेरणा दोनों लोगों के लिए चाय लेकर आई। माँ जी, बाबूजी, लीजिए चाय पीजिए, आपने शाम से कुछ नहीं खाया। रात के 10 बज रहे हैं। मैं जानती हूँ इस वक्त तक आप डिनर ले चुके होते हैं। आप यह चाय पीजिए, मैं आपके लिए खाने का कुछ प्रबंध कर देती हूँ। प्रेरणा की सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, आज पूरे 3 महीने होने को आए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, जो 24 घंटा हमारी नज़रों के सामने हमारे घर में रहते हैं। पर तू बाहर रहकर भी नहीं भूली कि हम लोग कितने टाइम में क्या लेते हैं। लेकिन बेटा, इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। इन बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं कि मैं ढंग का खाना भी बना पाऊँ। जो रूखा सूखा बना पाती हूँ वही हम खा लेते हैं। उसका कोई टाइम नहीं रहता है। तू घर से क्या गई, मेरे तो घर की खुशियाँ ही चली गई। आज आनंद 4 दिन से भूखा है। न घर पर कुछ खाता है, न बाहर ही कुछ खाता है। तेरे जाने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह सुनकर प्रेरणा का हृदय व्यथित हो गया और वो रोने लगी और उसकी आंखों के सामने आनंद का चेहरा घूमने लगा कि ऑफिस में तो उसने जाहिर ही नहीं होने दिया कि वह 4 दिन से भूखा है। आज उसका मन अधीर हुआ जा रहा था। वह यही सोच रही थी कि भगवान, अगर वो समय से अस्पताल नहीं पहुंचती तो क्या होता। तभी डॉक्टर ने आकर उन लोगों से कहा कि आनंद अब खतरे से बाहर है, आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। सब लोग दौड़ गए आनंद से मिलने के लिए। आनंद के सर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। आनंद बेटा, कैसे हो? उसके माता पिता ने पूछा। प्रेरणा दूर ही खड़ी खड़ी आनंद को निहार रही थी। मैं ठीक हूँ, बाकी लोग नहीं आए? उसने अपने माता पिता से पूछा। उन्होंने ना में जवाब दिया। आनंद ने बड़ी ही निराशा के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नर्स ने आकर उन लोगों से बाहर जाने के लिए कहा। वह सब लोग बाहर निकल गए। प्रेरणा ने सासू माँ और बाबूजी से घर जाने के लिए कहा और उसने कहा कि वो यहाँ अस्पताल में ही रुकेगी। इसलिए वह लोग घर चले गए और प्रेरणा अस्पताल में ही रुक गई। 4-5 दिन तक अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर प्रेरणा ने आनंद की बहुत देखभाल की। आनंद अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। राजन भी उससे मिलने आया था अपनी पत्नी के साथ, और उसने आकर आनंद को यह भी समझाया कि उसके और प्रेरणा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा वह सोचता है। यह सिर्फ उसकी एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। उसने यह भी बताया कि प्रेरणा एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती है। इस बात को सुनकर आनंद मन ही मन अपने को कोस रहा था कि उसके डिस्चार्ज का दिन भी आ गया। प्रेरणा ने सारा डिस्चार्ज का प्रोसीजर पूरा करवा दिया और फिर सास और ससुर से कहा कि वह आनंद को घर ले जाएं।
सास ससुर सब कमरे से बाहर निकल गए ऑटो देखने के लिए और प्रेरणा सारी रिपोर्ट्स और दवाइयाँ वगैरह झोले में भर रही थी कि तभी आनंद ने उसका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज़ प्रेरणा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। तुम मेरी ज़िंदगी से क्या गई, मेरी ज़िंदगी समझो ख़त्म होने के कगार पर हो गई। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, इसका एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, इसका एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ। क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? प्लीज़ मेरे साथ में अपने घर चलो, कहो तो तुम्हारे पैर छू लूँ, पर मुझे मत छोड़ो प्लीज़, मुझे मत छोड़ो। पर मैं तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी नहीं दे सकती, मेरी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि मैं एक 2 व्हीलर ही खरीद पाऊँ। तो 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ो। 4 दिन बाद तुम्हारी भाभियाँ तुम्हें ताने देंगी, तब तुम मुझे अपने घर से निकाल फेंकोगे, तो मैं फिर से कैसे नई शुरुआत कर पाऊँगी? अब इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं इतना कुछ सह पाऊँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इतना कहकर उसने प्रेरणा को अपने गले से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर आपस में रोने लगे। खिड़की के बाहर से उसके सास ससुर ने उन दोनों का मिलन देखा और खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी बुलाने चले गए। प्रेरणा ने कहा, हम दोनों आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर कभी तुमने मुझे अपने आप से अलग किया तो मैं भगवान कसम अपनी जान दे दूंगी, फिर तुम्हें जीवित कभी नहीं मिलूंगी। आनंद उससे करुण भाव से कहने लगा, इस बार तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। ना ना, ऐसा नहीं बोलते, मरे तुम्हारे दुश्मन। प्रेरणा ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। इस बार का वसंत प्रेरणा के लिए खुशियों की सौगात लाया था। भले ही उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, पर अब उसका अपने पति पर पूर्ण अधिकार था। देर से ही सही, पर उन दोनों का अमर मिलन हो चुका था। हंसी खुशी प्रेरणा अपने बसंती पिया के साथ वापस अपने घर आ जाती है और बसंत की बहारों के मौसम को जी भरकर जीती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।